हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है तने कुमार। आज मैं एनालिसिस करने वाला हूँ निफ्टी बैंक और एचडीएफसी के बारे में कि एचडीएफसी बैंक का जो क्वार्टरली रिजल्ट जो पब्लिश हुआ है जनवरी क्वार्टर का, तो वो जो है किस तरह से जो है मार्केट पे इम्पैक्ट किया। और वो जो फॉल जो आया है एक दिन में 2000 पॉइंट का, वो जो है एक सप्लाई जोन ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। तो वो जो है कहाँ से रिवर्स ले सकता है, कब हम लोग जो है उसमें जो है फ्रेश बाइंग पॉइंट बना सकते हैं। और उसके निफ्टी 50 को भी हम लोग देखेंगे, रिलायंस को भी देखेंगे, क्योंकि जो है रिलायंस जो है एचडीएफसी के टक्कर में वेटेज रखने वाला है निफ्टी 50 में। तो और निफ्टी बैंक में तो खैर एचडीएफसी जो है सबसे ऊपर है। तो हम लोग जो है पूरा चीज़ जानेंगे कि निफ्टी बैंक में जो डाउनफॉल आया वो कहाँ से उठ सकता है। निफ्टी 50 के बारे में जानेंगे, निफ्टी फिन निफ्टी के बारे में जानेंगे, और एचडीएफसी बैंक के भी बारे में जानेंगे। आज पहले हम लोग, अब चलिए शुरू करते हैं। आज पहले हम लोग जो है देखते हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 में अगर हम लोग देखें तो डेली के कैंडल में क्या दिखा रहा है कि आज जो है डॉजी बना है, ये कैंडल एक डॉजी टाइप का बना है और प्राइस जो है ऊपर की ओर गई है। ठीक है, अब यही अगर हम इसका रिलायंस का चार्ट देखें, रिलायंस का चार्ट में भी क्या बना है, एक ग्रीन कैंडल। ठीक है, अब हम एचडीएफसी का चार्ट देखते हैं। अब अगर हम लोग एचडीएफसी का चार्ट अगर देखें तो जो है एचडीएफसी में जो है एक रेड कैंडल बना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो जैसे कि निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है एचडीएफसी और रिलायंस। ठीक है, और जहाँ तक मैं अभी कंफर्म हूँ, थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है कि जो अभी जो है टॉप पे रिलायंस चल रहा है, उसके बाद जो है एचडीएफसी बैंक चल रहा है। ठीक है, और निफ्टी 50 जो है एक ओवरऑल हर एक सेक्टर का कुछ कुछ स्टॉक्स पिक किया जाता है जो जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा हो। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन हर एक स्टॉक्स का ज़्यादा हो, वही वैसे शेयर ही जो है निफ्टी 50 में ट्रेड होते हैं, लिया जाता है उनको ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो जो एचडीएफसी में जो ये डाउनफॉल आया है, ये जो है ग्रीन कैंडल बना है आज के डेट में, यानी 18 जनवरी के डेट में। और वही रिलायंस में ग्रीन कैंडल बना है और जो है निफ्टी 50 में भी ग्रीन कैंडल बना है। और बाकी निफ्टी 50 के और भी स्टॉक्स है, जैसे कि हीरो मोटोकॉप और भी कैंडल है, ये सब जो है ग्रीन कैंडल बना है। तो इसके पीछे का मतलब क्या है? अब अगर हम लोग और एचडीएफसी को देखें, ठीक है, एचडीएफसी अपने मंथली के टाइम फ्रेम से, एचडीएफसी जो भी ऑल टाइम हाई पे एक बार को ट्रेड हो रहा था, लगभग 1716 पे। ठीक है, ये रहा कुछ मेरा मंथली का डिमांड जोन। ये जो बॉक्स है ग्रीन कैंडल में, ये मेरा रहा मंथली का डिमांड जोन। प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर गई, एक बार को प्राइस ने कंसोलिडेट किया, डॉजी बनाया ग्रीन कैंडल में, डिमांड जोन क्रिएट हो गया। उसके बाद जो है प्राइस ऊपर की ओर गई। इसका मतलब क्या हुआ कि बायर जो है विन विन सिचुएशन में रहे, बायर ने जो है प्राइस को ऊपर लेके गया, तो यहाँ पे एक जोन बन गया। प्राइस इस डिमांड जोन में आई, यहीं से सिर्फ जो है इसका मतलब अपर बॉडी को ही टच करके यहाँ से ऊपर की ओर, यानी इस जोन का रिएक्शन जो है खत्म हो चुका है ऊपर अपर वाले लेवल पे। अब प्राइस जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। तो इसमें क्या हम लोग कहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं? तो इसमें मेरा दो एंट्री प्लान हो रहा है, एक हो रहा है कंजर्वेटिव और एक हो रहा है एग्रेसिव। अब पहले मैं दोनों की बात करता हूँ। अब अगर देखा जाए, एक मेरा जोन है ये जो कि बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव है, और ये मुझे बेस्ट जोन लग रहा है इसके मुकाबले, इस जोन के मुकाबले मुझे ये बेस्ट जोन लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मंथली की डिमांड जोन है, प्राइस एक बार जो है ऊपर से ही चल चुकी है। प्राइस हो सकता है ऊपर से नीचे की ओर आए, यहाँ से एक मोमेंटम दे। ठीक है, तो ये मेरा बेस्ट जोन लग रहा है। और इसमें जो है एसएल जो भी होगा, इसके बाद जो है ये डिमांड जोन अगर नहीं चलता है, इसका मतलब जो है प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में आ चुका है। क्यों? क्योंकि जो है प्राइस ने जो है एक डिमांड जोन डेली का जो है ब्रेक कर चुका है, प्राइस अभी साइडवेज हो चुकी है। एक डिमांड जोन अगर कोई ब्रेक कर देता है, चाहे वो ये हो या फिर ये हो, अगर ये ब्रेक कर देता है तब तो फिर प्राइस डाउन ट्रेंड में आ चुका हुआ है। क्योंकि एचडीएफसी में, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, उसका अगर एक दिन में अगर 8% 10% अगर गिरता है तो ये बहुत बड़ी बात है। एक दिन में 8% अगर इन्वेस्टर को अगर लॉस होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मार्केट में जो है अभी पैनिक छाया हुआ है, मतलब पैनिक सेलिंग छाया हुआ है। तो ऐसा उम्मीद है कि प्राइस जो है यहाँ से भी निकल सकता है, अगर ये एग्रेसिव जोन हुआ। ठीक है, और ये हुआ कंजर्वेटिव जोन, ये वाला कुछ। ठीक है,
अब अगर हम लोग रिलायंस की बात करें, HDFC को देख लिया, अब अगर रिलायंस की अगर बात करें, रिलायंस जो है अपने जो है ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है और रिलायंस में ऐसा कुछ खास बिगड़ा नहीं है। जबकि ऐसा होता है कि अगर बड़ी कंपनी में अगर फ्रॉड निकल जाए, जैसे अडानी में था तो निफ्टी 50 भी एक बार को नीचे गिरा था, निफ्टी बैंक भी एक बार को नीचे गिरा ही था थोड़ा सा। तो उस तरह से जो है जैसे कि HDFC में होगा, तो HDFC का रिजल्ट तो HDFC को ही जो है भुगतना चाहिए, पर इसका जो है इम्पैक्ट जो है दूसरे शेयर में भी देखने को मिलता है। अब जैसे कि प्राइस अगर रिलायंस में अगर देखा जाए तो प्राइस एकदम ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। अब अगर हम मंथली के टाइम फ्रेम पे अगर कोई जोन मार्किंग का अगर हम लोग सोचे, तो वो जोन मार्किंग कुछ इस तरह से होगा। प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर गई, यहाँ पे बीच में एक डिमांड जोन बनाते हुए गई, प्राइस जब भी इस डिमांड जोन में आई यहीं से रिएक्ट, फिर प्राइस ऊपर, तो ये मेरा एक डिमांड जोन बन गया जहाँ से प्राइस ने एक रिवर्सल पॉइंट आया है, ओरिजिन आया है, और प्लस में इस मूव ने प्राइस को एकदम ऑल टाइम हाई पे भेजा है। यानी इस मूव ने पीछे जितने भी प्रीवियस हाई थे सबको क्लोज कर दिया। तो इस जोन का अचीवमेंट यही है। अब अगर जैसे कि ये मेरा मंथली का डिमांड जोन था, तो मंथली का डिमांड जोन था, तो अब हम लोग जो है वीकली के डिमांड जोन को हम देखेंगे। वीकली में हम लोग ट्रेंड देखेंगे, तो वीकली का ट्रेंड मेरा क्या है, क्लियर ट्रेंड ऑफ 7th कैंडल, करंट मार्केट प्राइस 7th कैंडल। तो वीकली पे भी मेरा एक जोन बन ही रहा है ये इस तरह का। अब अगर हम लोग डेली पे देखें, एग्जीक्यूशन प्लान करें कि हम लोग कहाँ पे एंट्री हम लोग ले सकते हैं, तो डेली पे अगर हम लोग रिलायंस में अगर कोई एंट्री अगर लेना चाहे तो वो कुछ लेवल इस तरह का होगा, 2601 रुपया 15 पैसा, ये बेस्ट जो है ना ट्रेड लेने के लिए। अब अगर हम लोग रिलायंस का जो इफेक्ट इस स्टॉक्स के में अगर बात करें, प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आई, ये वो दिन था जिस दिन HDFC ने गिरावट दिखाया, ठीक है। और ये कुछ डिमांड जोन था, प्राइस ऊपर गई, एक डॉजी बना, बायर सेलर में फाइट हुआ, बायर विन विन सिचुएशन में रहे, बायर ने जो है प्राइस को ऊपर लेके गया। यहाँ पे ये जो जोन और सिक्योर कब हो जाता, यदि अगर सेम जिस तरह ये जो रेड कैंडल बना ये अगर ग्रीन कैंडल बन जाता एक दो और, तो इस जोन का पावरफुल होना और भी बढ़ जाता। अगर एक दो कैंडल अगर ग्रीन हो जाता, एक भी कैंडल ग्रीन हो जाता, तो पावर बढ़ जाता उस डिमांड जोन का। फिर भी इस डिमांड जोन का पावर देखिए क्या है। रिलायंस में तो ऐसा कोई न्यूज आया नहीं है कि रिलायंस में जो है रिलायंस का प्रॉफिट कम हो गया है इस क्वार्टर का, रिलायंस में तो ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। तो प्राइस में क्या हुआ, एक डाउनफॉल आया, प्राइस अपने डिमांड जोन में आई, और प्राइस जो है ये जो जिस दिन HDFC में डाउनफॉल आया, प्राइस जो है वहीं पे कंसोलिडेट हुई उसी डिमांड जोन के अंदर, और उसी डिमांड जोन के अंदर खत्म हो गई, यानी डॉजी बन के रह गई है। आज प्राइस में जो है एक ग्रीन कैंडल बना है, क्यों, इसका पीछे का कारण क्या है, रिलायंस को नीचे आने से कोई मतलब थोड़ी है, HDFC से कोई मतलब नहीं है, रिलायंस अपना इंडिविजुअली चल रहा है। रिलायंस अब जाएगा तो जो है निफ्टी 50 को अप लेके जाएगा। अगर मान चलिए कि अगर ये निफ्टी 50 है और उसका दो मेन स्टॉक्स है, एक 30%, दोनों 30% वेटेज रख रहा है, एक रिलायंस है और एक HDFC बैंक है, एक अगर डाउन जा रहा है एक अगर अप जा रहा है, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब यही होगा ना कि एक प्राइस को ऊपर ले जाना चाह रहा है, एक प्राइस को नीचे ले जाना चाह रहा है, पर प्राइस क्या रहेगा, प्राइस उसी रेंज में फंसा रहेगा, एक ही रेंज में फंसा रहेगा, अनटिल अनलेस जो भी और भी स्टॉक्स है वो लोग अगर सपोर्ट करते हैं ऊपर जाने के लिए, यानी कि बुलिश है, तो वो प्राइस ऊपर जाएगा, निफ्टी 50 भी ऊपर जाएगा। और प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में अगर ज़्यादा स्टॉक्स है, यानी 30% और उससे भी ज़्यादा अगर स्टॉक्स है, तो वो जो है निफ्टी 50 डाउन आएगा। तो रिलायंस के ऊपर आने का कारण यही था। अगर रिलायंस अगर इस डिमांड जोन को अगर ब्रेक कर देता है, तो इसके नीचे एक और बहुत ही अच्छा 125 मिनट का डिमांड जोन है, बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ, वो है ये। इस डिमांड जोन को जो है हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, और मैं इसे ट्रेड करूंगा। प्राइस अगर इसमें अगर आती है तो, और प्राइस ऊपर से मतलब यहाँ से ऊपर की ओर भी निकल सकती है, तो इस डिमांड जोन में अगर प्राइस आती है तो मैं इसे जरूर ट्रेड करूंगा और जरूर इस पर वीडियो बना के डालूंगा। और इसमें जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो लगभग जो है कुछ 14 रुपये का स्टॉप लॉस होगा इसमें, और मैं 1000 रुपये का लॉस लूंगा तो उसके हिसाब से 1:2 1:4 इस तरह से, क्योंकि ऊपर कोई भी सप्लाई जोन है नहीं। प्राइस हो सकता है यहाँ से नीचे की ओर आए इस तरह से, इस तरह से नीचे की ओर आए, यहाँ से रिवर्स हो जाए, तो 1:2 1:4 इनफ है। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के बारे में। HDFC देख लिया, रिलायंस देख लिया, अब निफ्टी बैंक देखते हैं।
प्राइस एक बार को ऊपर की ओर जा रही थी। ये रहा क्वार्टरली का डिमांड जोन, प्राइस यहाँ पे आई, ये मेरा एक डिमांड जोन था, प्राइस इसको टच की यहीं से ऊपर, एक यहाँ डिमांड जोन बन गया जो कि फ्रेश है, प्राइस अभी इसमें एंट्री नहीं दी है। प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आई, यहाँ कहीं को जो है वीकली का डिमांड जोन था 23 अक्टूबर, ये रहा मेरा वीकली का डिमांड जोन 23 अक्टूबर, सॉरी ये 23 अक्टूबर जिस दिन रिएक्ट हुआ प्राइस, ये मेरा वीकली का डिमांड जोन था, प्राइस यहाँ पर आई। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे आई, जितने भी बैंक है, पीएसयू बैंक हुआ, निफ्टी 50 हुआ, पीएनबी हुआ, रिलायंस हुआ, एचडीएफसी हुआ और हीरो मोटोकॉर्प हुआ, हर एक सेक्टर में, हर एक स्टॉक्स में जो है प्राइस सेम लेवल पे आई और सेम लेवल से जो रिएक्ट की है। चाहे यदि अगर आपको अगर निफ्टी मेटल देखना हो, निफ्टी फार्मा देखना होगा, हर एक सेक्टर में 23 अक्टूबर वीकली का कैंडल आप देख सकते हो, उसके बाद जो है प्राइस में अप मूवमेंट ही आया है। हर एक स्टॉक्स, हर एक सेक्टर जो है 23 अक्टूबर को अपने अपने डिमांड जोन में आया है, चाहे वो डेली हो या वीकली हो, उसके बाद जो है उसमें रिएक्शन आया है। तो ये एक रिएक्शन था वीकली डिमांड जोन का, जो कि प्राइस यहाँ से निकलते निकलते एक मंथली का विदाउट बेस कैंडल वाला डिमांड जोन बनाते हुए गई यहाँ से ऊपर। तो इस जोन का रिएक्शन क्या है? इस जोन का रिएक्शन ये है कि इसने अपने प्रीवियस हाई को सारे खत्म किया, ओरिजिन बन गया है कि ये डिमांड जोन है कि प्राइस अगर ऊपर से नीचे की ओर आती है तो इस डिमांड जोन से ऊपर की ओर जा सकती है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसमें अगर एंट्री अगर देखें, प्राइस अब जो है क्वार्टरली के डिमांड जोन को रीच करने वाली है। ये जो मेरा बॉक्स है, बड़ा वाला बॉक्स, ये जो है मेरा क्वार्टरली का डिमांड जोन है। क्वार्टरली का डिमांड जोन पावरफुल है एज कंपेरिजन टू वीकली डिमांड जोन, डेली डिमांड जोन, 125 मिनट डिमांड जोन। ठीक है, अब अगर हम लोग इसमें अगर लोअर से लोअर टाइम फ्रेम में अगर एंट्री अगर मार्क करने की कोशिश करें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। अब अगर देखें वीकली पे अगर मेरा कोई अगर बेस्ट से बेस्ट जोन है तो वो होगा ये कुछ इस तरह से। अब ये बेस्ट जोन का डिफिनेशन क्या है? प्राइस 23 अक्टूबर को आई अपने वीकली के डिमांड जोन में, प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर गई, प्राइस जो है लगभग 3 सप्ताह यानी कि 14 दिन और ट्रेडिंग डेज में अगर बोले जाए तो 15 दिन एक ही जगह पे कंसोलिडेट की और उसके बाद जो है प्राइस में अप मोमेंट आया, तो ये एक डिमांड जोन बन गया। यानी प्राइस अगर ऊपर से नीचे की ओर अगर आती है तो जो है इस डिमांड जोन से जो है ऊपर की ओर जा सकती है। तो ये मेरा जो जोन हुआ ये बेस्ट जोन हुआ, यानी इसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं क्वार्टरली के डिमांड जोन के अंदर। एक और इसमें लेवल है जो कि थोड़ा सा ऊपर है और रिस्की नहीं कहूंगा मैं, दोनों डिमांड जोन बेस्ट है। दूसरा डिमांड जोन है एक ये डेली का, यानी प्राइस अगर ऊपर से नीचे की ओर आती है इस डिमांड जोन से चल सकती है। रिलायंस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो है प्राइस जो है भी कहीं से चल जाए। रिलायंस अगर नीचे की ओर अगर आती है तो 125 मिनट पे जोन है, सेम लेवल पे जो है निफ्टी बैंक में भी दिख रहा है, यानी कि अगर रिलायंस का डेली का डिमांड जोन अगर टूटता है तो 125 मिनट का डिमांड जोन चल सकता है यदि प्राइस अगर इसमें रीच कर गई तो मेरे पास दो डिमांड जोन हुआ निफ्टी बैंक में, एक ये और एक ये, उसके बाद कोई भी डिमांड जोन नहीं। अब जैसे कि ये डिमांड जोन था, ये डिमांड जोन ब्रेक क्यों हुआ? इसके पीछे का कहानी ये है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर गई। ठीक है, प्राइस जो ऊपर की ओर गई, क्या आपको लग रहा है कि इसमें जो है कुछ बहुत अच्छा चीज हो गया हो, बहुत मतलब मस्त चीज हो गया हो? जैसे अगर इस कैंडल को अगर देखा जाए, प्राइस नीचे से ऊपर की ओर आ रही थी, एक जो है ग्रीन कैंडल बना, सॉरी रेड कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद जो है प्राइस ऊपर गई। सेम ऐसा यहाँ हुआ, ग्रीन कैंडल बना, रिवर्सल आया, पर प्राइस एक ही जगह पे कंसोलिडेट की। तो इस डिमांड जोन का पावर, इसको उतना तो उसको पावर नहीं ना मान सकते कि यहाँ से जो है एकदम अप मोमेंट आ गया कुछ इस तरह का, एकदम बड़ा वाला कैंडल बन गया इस तरह का, ऐसा तो नहीं मानेंगे, है भी नहीं जो मानेंगे। तो प्राइस एक ही जगह पे कंसोलिडेट की, ऐसा नहीं है कि प्राइस यहाँ से भी जो है ऊपर की ओर गई, नहीं, बस प्राइस जो है एक ही रेंज में बंद के रह गई कुछ इस तरह से, एक ही रेंज में बंद के रह गई, प्राइस ऊपर गई ही नहीं। तो इस डिमांड जोन का ब्रेक होने का कारण यही था, प्राइस ब्रेक हो गई। अभी जो है प्राइस को अगर 125 मिनट पे अगर देखा जाए, ये मेरा कुछ 125 मिनट का डिमांड जोन है जो कि लगभग स्टॉप लॉस पे है। ठीक है, तो मेरा बेस्ट जोन अभी जो मैंने दो चीज बोला कि एक बेस्ट जोन मेरा ये है डेली का, ये डेली का जिसमें एग्जीक्यूशन लेवल लिखा हुआ है, और ये वीकली का। बेस्ट जोन अगर बोला जाए तो ये है, मतलब ये भी है, ये भी डेली का भी है। क्यों? क्योंकि सेम लेवल पे जो है निफ्टी बैंक और एचडीएफसी, रिलायंस, हर स्टॉक्स में जो है प्राइस आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग जो है न्यू बाइंग ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे जो है हम लोग जो है एंट्री बना सकते हैं
और अच्छे लंबे पीरियड के लिए जो है होल्ड कर सकते हैं। मैंने आगे भी एक वीडियो में बोला था कि प्राइस जब एक रेंज बाउंड जब मार्केट रहती है, लगभग 3-4 वीडियो पहले, प्राइस जब एक रेंज बाउंड मार्केट में रहती है, ट्रैप रहती है, तो प्राइस में एक जो है हैमर चाहिए, मतलब हैमर चाहिए, चाहे वो हैमर नीचे से ऊपर की ओर लगे, चाहे वो ऊपर से नीचे की ओर लगे, बस प्राइस में एक हैमर चाहिए कि प्राइस, यदि मैं मान चलिए कि प्राइस में एक बहुत अच्छा न्यूज आ गया कि जो है इंडिया को जो है कहीं लिथियम मिला है, मतलब मिला ही है, और कहीं जो है कुछ और मिल गया, तो प्राइस क्या होगा, प्राइस यहाँ से जो है ऊपर की ओर चल जाएगी, यहाँ से जो है और ऊपर की ओर जाने लगेगी। ठीक है, ऊपर अगर कोई सप्लाई जोन रहेगा इस तरह से, प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर गई एक बार को, फिर उसके बाद जो है रिएक्शन आ जाएगा। ठीक, अब जैसे कि ये जो फॉल आया HDFC का, इसमें क्या हुआ, प्राइस एक रेंज बाउंड मार्केट में थी, प्राइस एटलीस्ट नीचे आई, डिमांड जोन को कम से कम टच करेगी, डिमांड जोन को टच करेगी तभी तो ऊपर जाएगी। अगर रेंज बाउंड मार्केट में ही अगर फंस जाएगा मार्केट, तब तो फिर यहाँ पे जो है कोई भी अपना बायर सेलर जो है पैसा नहीं बना पाएगा, वो बस जो है अपना फ्रेश पोजीशन यहाँ पे बनाएगा, सोचेगा यहाँ पे निकल जाए, पर प्राइस क्या होगा, उसी जोन पे आके काट जाएगी, उसका जो है ब्रोकरेज खाली चल जाएगा, ना प्रॉफिट ना लॉस, ब्रोकरेज खाली देते रहो बैठ के महीना महीना, और ठीका ठीके अलग होगा। तो जो है इसी तरह से जो है मार्केट चलता है। जब भी एक रेंज बाउंड मार्केट होता है, कुछ ना कुछ जो है न्यूज ऐसा आता है जो कि प्राइस को एक अच्छे डिमांड जोन, अच्छे से सप्लाई जोन में ले जाया जाता है, जहां से जो है फ्रेश बाइंग, फ्रेश सेलिंग की शुरुआत हो सके। तो ये भी वही पॉइंट है, ये भी वही पॉइंट है कि जो है ऐसा नहीं है कि HDFC का क्वार्टर में जो है बहुत ज़्यादा खराब क्वार्टर आया है इसका, मतलब बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट आया है, ऐसा कुछ नहीं है। बस प्राइस को जो है एक अच्छे से डिमांड जोन में लाया जा रहा है, ताकि प्राइस जो है वहाँ से जो है जो भी इस जगह पे जो भी इंस्टीट्यूशन बैठे होंगे, वो जो है ये हुआ एकोमोडेशन पॉइंट। ठीक है, यानी कि जिसमें कि यानी FII जो है हल्का हल्का क्वांटिटी पे 50 लाख करके क्वांटिटी ऐड करते हैं। जब हम लोग रिटेलर को जब ये पता चलता है कि जो है अच्छा इसमें जो है FII ने इन्वेस्ट किया है, तब हम लोग जो है कुछ इस लेवल पे हम लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। जब FII देख लेते हैं कि जो है अब जो है प्राइस जो है अच्छे लेवल पे चल चुका है, मुझे 10% 20% मिल चुका है, उसके बाद जो है प्राइस जो है एक रेंज बाउंड मार्केट में हो जाता है। उसके बाद क्या आता है, एकोमोडेशन, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन और डाउन ट्रेंड। तो ये वही पॉइंट है, ये डाउन ट्रेंड पॉइंट है अभी। अब ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें FII जो यहाँ पे जो बाइंग किए रहते हैं FII, वो यहाँ पे जो है FII हल्के हल्के क्वांटिटी में 50 लाख 40 लाख इस तरह से जो अपना क्वांटिटी सेल करते रहते हैं, ताकि जो रिटेलर है वो ट्रैप हो जाए। और रिटेलर को ट्रैप नहीं होना है, इसलिए जो है रिटेलर को जो है फुटप्रिंट फॉलो करना है FII का, कि वो जो है किस लेवल पे जो है बाय करते हैं, किस लेवल पे सेल करते हैं। ये जो डिमांड जोन जो है, ये डिमांड जोन सप्लाई जोन जो है FII का ही फुटप्रिंट है, कि वो लोग जो है कब बाय करते हैं, कब सेल करते हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है। खुद से अपना चार्ट खोलें, खुद से मार्किंग करें, आपको पता चल जाएगा कि हर एक डिमांड जोन के पीछे लॉजिक है कि जो है प्राइस, अरे हाँ यहाँ पे प्राइस आई, यहाँ से टच होके चली गई, उसके बैक में भी कुछ ऐसा ही हुआ, प्राइस यहाँ पर आई और जो है यहाँ से जो है चल पड़ी। तो डिमांड जोन का ये खास है, जैसे कि एक लेवल था, प्राइस यहाँ से आई, यहाँ से ऊपर चली गई, जबकि प्राइस एक बार को अपर बेस कैंडल से टच था, फिर भी जो है प्राइस आई, हर एक स्टॉक्स में आई, फिर भी यहाँ प्राइस चल चुकी है, और इसका ओरिजिन पॉइंट भी था। तो कुछ इस तरह से जो है लॉजिक बनता है, क्योंकि चार्ट पे कभी भी लिखा हुआ नहीं रहता है यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ पे सेल कर दो। तो प्राइस को जो है इसी तरह से पढ़ना पड़ता है कि जो है प्राइस कब ऊपर जाएगी, कब नीचे जाएगी, किस लेवल पे जो है डिमांड जोन है, किस लेवल पे सप्लाई जोन है। अब अगर हम लोग निफ्टी 50 को अगर हम लोग देखें, निफ्टी 50 को अगर हम लोग देखें, प्राइस अपने क्वार्टरली का दो डिमांड जोन है। प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर गई, हम लोग जो है करंट मार्केट से नीचे की ओर देखेंगे, प्राइस यहाँ से नीचे की ऊपर की ओर गई, एक डॉजी बनाई, डॉजी नहीं मतलब ग्रीन कैंडल बनाई, जो कि होता है ना, जैसे कि प्राइस अगर ऊपर की ओर जा रही थी, प्राइस एक बार को नीचे की ओर आई, फिर उसके बाद जो है प्राइस में अप मोमेंट आने लगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक जो है एक जोन बन गया, यानी डिमांड जोन बन गया। प्राइस कल को अगर इस लेवल पे आती तो हम लोग इस लेवल को ट्रेड कर सकते हैं। इसमें एक और लेवल बना है, ये प्राइस ऊपर की ओर जा रही थी, अब ट्रेंड में थी,
एक बार को ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया, यानी प्राइस को नीचे ठेला गया, फिर भी जो है बायर विन विन सिचुएशन में रहे, बायर ने प्राइस को ऊपर की ओर ठेला और जो है डॉजी बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है ग्रीन कैंडल बना, इसका मतलब ये भी एक डिमांड जोन बन गया है। तो मेरे पास क्वार्टरली का कितना डिमांड जोन हो गया, कि क्वार्टरली का मेरे पास 2 डिमांड जोन हो गया, एक ये और एक ये। अभी हम लोग किस पे ट्रेड करने का सोचेंगे, इस पे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग अगर इस डिमांड जोन को अगर ट्रेड करने का सोचेंगे तो हमको बहुत लंबा समय तक इंतजार करना पड़ेगा, लगभग 21,462 से 18,110 तक हमको वेट करना पड़ेगा। तो इतना तो हम लोग वेट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग को तो पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है। तो हम लोग ऊपर वाले जोन पे देखेंगे कि कौन सा अच्छा जोन है, नियरेस्ट जोन है, जो कि जहां प्राइस आ सकती है। अब हम लोग मंथली के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी बोला था कि जो है 23 अक्टूबर को हर एक स्टॉक जो है अपने डिमांड जोन में आया था। ये देखिए, ये रहा डिमांड जोन, प्राइस ऊपर की ओर गई, डॉजी बनाया, ठीक है। ये भी एक डॉजी चल गया था इस लेवल पे, प्राइस यहाँ से आई, यहाँ से ऊपर। ये एक जो है 23 अक्टूबर ये कैंडल होगा, 23 अक्टूबर कैंडल है, प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर, ठीक है। तो मैं बोल रहा था जैसे कि मंथली का डिमांड जोन है, विदाउट बेस्ट कैंडल वाला डिमांड जोन है। प्राइस इस रेंज में आई, विदाउट बेस्ट कैंडल वाले डिमांड जोन से प्राइस ऊपर की ओर चले गए, तो ये मेरा मंथली का जोन बन गया, यानी क्वार्टरली डिमांड जोन के अंदर में मेरा मंथली का जोन बन गया। तो इसका पावरफुल होना और ज़्यादा पावरफुल होना बन गया, क्योंकि एक ही लेवल पे, एक ही लोकेशन पे एग्जीक्यूशन भी है, इंटरमीडिएट भी है। अब अगर हम लोग और लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं, एंट्री स्टॉप लॉस को छोटा करने के लिए, ताकि मेरा अगर स्टॉप लॉस अगर हिट हो तो वो छोटा से छोटा हो और मेरा जो आरआर रेशियो हो वो बड़ा से बड़ा हो। अब हम इसमें जो है वीकली पे जाते हैं। तो वीकली के पास मेरे पास कौन सा एक जोन है, तो वीकली के पास मेरे पास एक ये जोन है वीकली का, ठीक है। और अब अगर देखें कि जो है प्राइस जो है अपने वीकली के डिमांड जोन में आ चुकी है, इसको मैं एक बार हटा देता हूं। प्राइस जो है ऊपर की ओर जा रही थी, एक बार को डॉजी कैंडल बना, बायर सेलर का फाइट हुआ, उसके बाद जो है बायर विन विन सिचुएशन में रहे। सेम यहाँ पे भी हुआ, पर यहाँ पे कोई ऐसा लेग आउट कैंडल नहीं था जो कि इसको मैं जोन मानूं। अगर मान चलिए कि अगर जैसे कि ये ग्रीन कैंडल बना, ये डॉजी बना, बेस कैंडल बना और ये ग्रीन कैंडल बना, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, प्राइस ऊपर की ओर जा रही थी, फाइट हुआ, उसके बाद जो है बायर जीत गए। पर अगर सेम अगर यहाँ अगर बात करें, प्राइस ऊपर की ओर जा रही थी, बेस कैंडल बना, 2 बेस कैंडल, उसके बाद प्राइस नीचे आ गई, तो ये कौन सा डिमांड जोन बना, ये तो डिमांड जोन बना ही नहीं, ये सप्लाई जोन बना। पर इस सप्लाई जोन का भी कोई भी अचीवमेंट नहीं है। इस सप्लाई जोन का अचीवमेंट तब होगा जब ये डिमांड जोन एक सप्लाई जोन को एटलीस्ट ब्रेक कर दे, उसके नीचे क्लोजिंग दे दे, और उसके बाद अगर प्राइस अगर यहाँ से अगर रिएक्ट करती है तो जो है हम लोग को जो है कुछ इस लेवल से हम लोग सेलिंग प्रेशर शॉर्ट कर सकते हैं। तो इस सप्लाई जोन का भी कोई भी अचीवमेंट नहीं है, तो उसको मार्क करना ना करना बात बराबर है, ठीक है। तो ये मेरा वीकली का डिमांड जोन है, प्राइस अपने वीकली के डिमांड जोन में एंट्री कर चुकी है। अब अगर हम लोग डेली पे अगर हम लोग देखें तो डेली का डिमांड जोन कुछ ये था, प्राइस ऊपर की ओर जा रही थी, डेली का डिमांड जोन था जो कि ब्रेक हो गया एचडीएफसी के कारण, और उस दिन जो है थोड़ा सा रिलायंस भी जो है डॉजी कैंडल बना के क्लोज हुआ है, तो ये मेरा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया मतलब कि ये डिमांड जोन नहीं चला, डिमांड जोन नहीं, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो स्टॉप लॉस को मान के एक्सेप्ट करना है और आगे आने वाला जो जोन है उसको ट्रेड करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि ये मेरा रामबाण उपाय है कि अगर तुम जो भी डिमांड जोन अगर बनाओगे उसमें जो है तुमको 100% जो है प्रॉफिट होगा। अगर 100% ही अगर प्रॉफिट होगा तो मैं ये यूट्यूब क्यों चला रहा हूँ, मैं यूट्यूब बंद करूंगा और फिर उसके बाद जो है सारा पैसा लेके आऊँगा, डिमांड जोन मार्क करूंगा और उसी में एक बार में सारा पैसा 100% कैपिटल इन्वेस्ट करूंगा और जो है पैसा लेके निकल जाऊंगा। तो मेरे से ज़्यादा तो फिर मुकेश अंबानी भी अमीर नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता है, डिमांड जोन भी जो है स्टॉप लॉस होता है, सप्लाई जोन में भी अगर कभी एंट्री अगर मिलता है तो सप्लाई जोन में भी स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। अब जैसे कि ये अगर डॉजी कैंडल बना है तो इसके पीछे का कारण क्या है, प्राइस यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर जा रही थी, प्राइस में एक बार को जो है डॉजी कैंडल बना, प्राइस इस डिमांड जोन में आई और यहीं से प्राइस ऊपर, और जो कि सेम चीज देखने को मिला है रिलायंस में भी। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने सारा जो डिस्कस कर दिया, निफ्टी बैंक, निफ्टी 50, रिलायंस, एचडीएफसी। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे कि अगर देखा जाए
निफ्टी 50 अपने डिमांड जोन में है, डेली के डिमांड जोन में है, और जो है रिलायंस भी जो है अपने डेली के डिमांड जोन में है। ठीक है, HDFC जो है अपने डेली के डिमांड जोन में नहीं है। HDFC के कुछ लेवल नीचे जो है एक डेली का डिमांड जोन है, और सेम वैसा ही जो है निफ्टी बैंक में भी है। तो इसमें क्या करेंगे, यानी कि दो पहलू मेरे साथ है और दो पहलू मेरे साथ नहीं है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए, इसमें दो चीज हो सकता है, जैसे रिलायंस अगर अब ट्रेंड में है और निफ्टी 50 भी जो है अपने डिमांड जोन में है, तो इसमें ये हो सकता है कि प्राइस जो है निफ्टी 50 और रिलायंस दोनों जो है एक साइड जो है धीरे धीरे ही ऊपर जाए। ठीक है, दूसरा सिनारियो, अगर मान चलिए कि ये HDFC का शेयर है और जो है निफ्टी 50 का शेयर है, प्राइस जो है ये मेरा कुछ डिमांड जोन है वहां का डेली का, प्राइस अभी यहाँ को ट्रेड हो रही है। हो सकता है कि एक दो दिन बाद जो है अपने प्राइस जो है इस डिमांड जोन में आए, उसके बाद रिएक्ट करे, तो डिमांड जोन से होने के बाद रिएक्ट करे, तो इसमें तो निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में क्या देखने को मिलेगा, जो प्राइस जो धीरे धीरे बढ़ रही थी वो तेजी से बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सारा फेवर जो है, सारा चीज जो है मेरे फेवर में आ चुका है अब। ठीक है, तो मेरे कहने का इन शॉर्ट मतलब ये हुआ कि अभी दो चीज मेरे फेवर में नहीं है, दो चीज मेरे फेवर में है, तो प्राइस जो है एक जगह पे जो है रेंज बाउंड हो सकती है, उसके बाद ऊपर जा सकती है क्योंकि दो चीज फेवर में नहीं है। और दूसरा चीज ये कि जो है प्राइस जो है इंडिविजुअली अभी मूव कर सकती है रिलायंस में और निफ्टी 50 में। रिलायंस में तो निश्चित है इंडिविजुअली मूव ही करेगी, निफ्टी 50 तो फिर भी जो है थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, मतलब एक दो दिन, जब तक जो है HDFC अपने डिमांड जोन में नहीं आए और बैंक निफ्टी भी अपने डिमांड जोन में नहीं आए तब तक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को सभी चीज समझ में आएगी। ये 26 मिनट का वीडियो हो गया, दोबारा देखना पड़े तो देख लीजिएगा, और बाकी मैं छोटा से छोटा वीडियो रखने का कोशिश करूंगा। थैंक यू, बने रहिए।